नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का शुभारंभ करने के साथ हजीरा और घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। मैं इस सभा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और यदि आपकी अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को अपने दृढ़ निश्चय और नेतृत्व कौशल से वास्तविकता में बदल देने वाले हमारे माननीय केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री मनसुख मंडाविया जी से मैं सादर अनुरोध करता हूं कि वे अपने वचनों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री जी। सूरत एवं सौराष्ट्र को जोड़ने वाली रोपैक्स फेरी के शुभारंभ के अवसर पर आज हमारे बीच वर्चुअली उपस्थित भारत के सर्वाधिक प्रिय लोक नेता और आत्मनिर्भर भारत का प्रणेता आदरणीय मोदी जी, आज के प्रसंग में विशेष उपस्थित गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विजय भाई, हमारे बीच में आज विशेष उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समग्र देश में सबसे अधिक वोटों से ईसी नवसारी सीट से विजेता रहे हैं ऐसे हमारे सीआर पाटिल जी, घोघा की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए गुजरात सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय ईश्वर भाई परमार, आदरणीय कुमार भाई कानाणी, आदरणीय विभावरी बेन दवे, हमारे भावनगर के सांसद बहन श्री भारतीबेन सियाल, दर्शनाबेन जरदोश, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज का अवसर घोघा और सौराष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। मैरीटाइम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में हिंदुस्तान विश्व में एक बार सौराष्ट्र स्थान पर थे। हिंदुस्तान में चाहे वो शौल्य साम्राज्य हो, मगध साम्राज्य हो या तो पांडियन साम्राज्य हो, आप गल्फ पैसिफिक आइलैंड में पूर्वोत्तर भारत में जाइए और पैसिफिक महासमुद्र में आए हुए कोई भी देश में जाइए, वहां भारतीय लोग आपको दिखेंगे। हिंदुस्तान का कारोबार पैसिफिक आइलैंड कंट्री से सदियों से चल रहा था। 5000 साल पुराना लोथल विश्व में एक एकलौता डॉक है जो 5000 साल पहले दुनिया के साथ जुड़ते थे। इतना ही नहीं, हमारे वेस्ट कोस्ट के माध्यम से हम अफ्रीकन कंट्री से जुड़े थे। आप मस्कत में जाइए, वहां आपको सलाया ट्रीट मिलेगी। आप दारुसलम में जाइए, तांजानिया में दारुसलम में आपको ओखा ट्रीट मिलेगी। इतना ही नहीं, लेकिन ये जमाने में सदियों पहले गल्फ ऑफ कैम्बे खंभात के अखात के माध्यम से, साबरमती रिवर के माध्यम से हम अहमदाबाद को जोड़ते थे और अहमदाबाद में आज भी मस्कती मार्केट है। मस्कत के साथ ये जमाने में हमारा ट्रेड हुआ करता था। शिवाजी महाराज के समय में हिंदुस्तान और शिवाजी महाराज की नेवी ये दुनिया में पॉपुलर थी। जिस स्थान पर हम बैठे हैं
ये सूरत की धरती पर आज से 200 साल पहले वाडिया बंधु, वाडिया फैमिली थी। वो दुनिया के सबसे अच्छे शिप यहां बनाते थे और बना के रेडी रखते थे। दुनिया के लोग यहां आते थे और हमारे शिप को लेके जाके यहां से परचेज करके ले जाते थे। और उसके बाद एक समय आया, इस समय में, अंग्रेज समय में हमारा मैरीटाइम सेक्टर को पिछड़े रखा गया। हिंदुस्तान की शिप बिल्डिंग को गिराया गया और केवल रॉयल नेवी के लिए ही हिंदुस्तान में शिप बिल्डिंग होने लगा। इंडियन सी फेरर को हटाया गया और हिंदुस्तान का एक जाजरमान मैरीटाइम इतिहास, हिस्ट्री हमारी बन के रह गई। आजादी के 17 साल के बाद मोदी जी एक नया इतिहास रख रहे हैं। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से फिर से मैरीटाइम सेक्टर के प्रति अपना ध्यान केंद्रित किया। जो हमारी क्षमता थी उसको उजागर करने की कोशिश की। दोस्तों, मोदी जी की इच्छा शक्ति से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जिस सेक्टर में हम नहीं थे, इस सेक्टर में आज हम पहुंचने लगे। आपने देखा होगा, केवल 35 दिन में, 45 दिन में मोदी जी ने हिंदुस्तान को सी प्लेन उड़ाने वाली कंट्री के कॉलेजियम में रख दिया और हिंदुस्तान में सी प्लेन उड़ा। मुझे पता है 20 मार्च के दिन मैरीटाइम बोर्ड और मेरे दीनदयाल पोर्ट के एक ज्वाइंट टीम ने हजीरा और दहेज और घोघा की विजिट की थी। भूतकाल की सरकारों ने जितने समय में डीपीआर नहीं बनता था, जितने समय में प्रोजेक्ट की तैयारी हो नहीं पाती थी, बीच में कोविड आ गया, लेकिन भी 6 महीने में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके सौराष्ट्र और सूरत को जोड़ने हम जा रहे हैं। ये मोदी जी की कार्यशैली की एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इस मैरीटाइम सेक्टर को फिर से मोदी जी के नेतृत्व में आज तक हिंदुस्तान में इतनी बड़ी रोपेक्स फेरी नहीं चली है, जिसमें 500 से ज्यादा पैसेंजर बैठ सके, जिसमें 35 से 40 ट्रक आ सके, जिसमें 100 मोटर कार आ सके। ऐसी फेरी आज के दिन तक नहीं चली है। मैंने कल शाम को जाके देखा, कल सारा सूरत उत्साहित था। फेरी में, शिप में रोशनी की गई थी। कई लोग ने आके यहां मुलाकात ली और लास्ट 3-4 दिन से मुझे कॉल आ रहा है कि 10 दिन का बुकिंग फुल हो गया है, आप जरा कुछ हमारे लिए करिए, हम भी फेरी में जाना चाहते हैं। सारे सौराष्ट्र के सभी शहर आज हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुड़ी हुई है, सभी एनजीओ जुड़ी हुई है, सभी संस्थाएं जुड़ी हुई है। और आज उत्सुकता के साथ घोघा से हजीरा तक के फेरी का प्रारंभ के अवसर पर अपनी आकांक्षाओं के साथ, विकास के सपनों के साथ आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ऐसी स्थिति में आज मोदी जी का एक सपना था कि सूरत को मुझे सौराष्ट्र के साथ जोड़ना है। इस सपनों में शामिल होने के लिए आज मोदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं मोदी जी का, यहां बैठे हुए सभी मंचासीन महानुभावों का और उपस्थित और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके विचार सदैव ही हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी गुजरात के परिवहन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाने वाली है। बड़े हर्ष का विषय है कि गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समारोह को संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ભારતના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી
જેમને વિશ્વમાં ભારતને ખૂબ પ્રતિષ્ઠા અપાવી અને આ ભારત માતા એ જગતજનની બને, આ ભારત આત્મનિર્ભર બને, મેક ઇન ઇન્ડિયા બને, એમના માર્ગદર્શનથી આજે દેશમાં એક નવો આત્મવિશ્વાસ નો જે સંચાર થયો છે, એવા આપણા સૌના આદરણીય શ્રી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ભારત સરકારના શિપિંગ મંત્રી માન્ય શ્રી મનસુખભાઈ, પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ સુરતના સાંસદ માન્ય શ્રી સી.આર. પાટીલ, ઘોઘામાં ઉપસ્થિત માન્ય ભૂપેન્દ્રસિંહજી, બંને જગ્યાએ ઉપસ્થિત સૌ મંત્રીમંડળના સાથીઓ, સંસદ સભ્યો, ધારાસભ્યો, ઉપસ્થિત ભાઈઓ અને બહેનો, સૌપ્રથમ તો ભારત સરકાર અને આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમનો આભાર સાથે ધન્યવાદ પ્રગટ કરું છું કે આજે ગુજરાતના વિકાસ માટે, સુરત અને સૌરાષ્ટ્રને જોડવા માટે એક વિશ્વ કક્ષાની રોપેક્સ સર્વિસ એનો શુભારંભ થઈ રહ્યો છે અને આ રોપેક્સ સર્વિસથી સુરત અને સૌરાષ્ટ્રનું અંતર ઘટીને ઓછું અંતર, ઓછું ઈંધણ અને પર્યાવરણની સુરક્ષા સાથે એક સુંદર કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. એ માટે આદરણીય વડાપ્રધાન, શિપિંગ મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ, એમનો ગુજરાત સરકાર વતી ખૂબ ખૂબ આભાર અને ધન્યવાદ પ્રગટ કરું છું. એમ કહેવાય છે કે મોસાળે માં પીરસનાર હોય તો પછી ચિંતા શેની. અને આમ પણ ગુજરાતે વર્ષો સુધી અન્યાય સહન કર્યો છે. હવે મોસાળે માં પીરસનાર છે ત્યારે આ ગુજરાતના સર્વાંગી વિકાસ માટે આપણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું ત્યાંથી મદદ અને હૂફ, માર્ગદર્શન સતત મળતું રહે છે અને એને કારણે આજે ગુજરાતમાં વિવિધ પ્રોજેક્ટો આપણે નવા લાવી શક્યા, કરી શક્યા અને ગુજરાત એક વિકાસનું રોલ મોડેલ આપણા માટે બન્યું છે. અગાઉ મેં કીધું એમ અન્યાયની હારમાળા એ આપણે સહન કરી છે, પરંતુ નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બનતાની સાથે 17મા દિવસે નર્મદા ડેમ એની બધી મંજૂરી મળી ગઈ અને આજે એ મોટી આપણી જીવાદોરી યોજના એ દિલ્હીને કારણે, મોદીજીને કારણે સફળ થઈ. આપણે ક્રૂડ રોયલ્ટીનો પ્રશ્ન પણ વર્ષોથી સતાવતો હતો, એમાં પણ દિલ્હીથી મદદ મળી, નરેન્દ્રભાઈએ રસ લીધો અને ગુજરાતને 10,000 કરોડ રૂપિયા એ આપણને મળ્યા. બુલેટ ટ્રેનનો પ્રોજેક્ટ, આખા ભારતમાં પહેલી બુલેટ ટ્રેન, એ પણ આપને નરેન્દ્રભાઈને કારણે, ભારત સરકારને કારણે મળી. ગુજરાતમાં પહેલી વહેલી એમ્સ, આટલા વર્ષ સુધી બધે એમ્સ બનતી હતી, ગુજરાતમાં બનતી નહોતી. એ દિલ્હીમાં નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન થયા અને ગુજરાતને એમ્સ મળી. ગુજરાતની અલગ અલગ સંસ્થાઓ જે ખૂબ સારું કામ કરતી હતી એને ભારતની રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો એમને સિમ્બોલ આપીને, રાષ્ટ્રીય કક્ષાની માન્યતા આપીને અનેક સંસ્થાઓ, પછી એ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ હોય, ફોરેન્સિક સાયન્સ હોય કે પછી આપણી
જૂની આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટીઓ હોય, આ બધી સંસ્થાઓને આજે રાષ્ટ્રીય માન્યતા મળીને એક નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તરીકે એમને માન્યતા આપીને મદદ કરી છે. ટુરિઝમ ક્ષેત્રમાં પણ આપણે કચ્છની ઘોરડાના વિકાસની વાત હોય, લોથલની વાત હોય કે પછી ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં આપણે ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમની વાત હોય, ગાંધી સર્કિટની વાત હોય, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વાત હોય, આ બધામાં કેન્દ્રીય સરકારની નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનથી એ બધી મદદો આજે ગુજરાતને ઘણા વર્ષો પછી મળી રહી છે. ત્યારે હું એમ માનું છું કે કોરોનાના સંક્રમણ કાળમાં પણ જ્યારે આખું વિશ્વ સ્થગિત થયું છે, એવા સમયે ગુજરાત અને ભારત સ્થગિત થયું નથી. કોરોનાના સંક્રમણ વચ્ચે પણ વિકાસની યાત્રા એ સતત ચાલુ રાખીને આપણે વિકાસના નવા છોગા ઉમેરી રહ્યા છીએ. અને આજે એક વધારાનું છોગું કે રોપેક સર્વિસ અને મોટું શીપ કે જેમાં અનેક લોકો, અનેક વાહનો એક સાથે અહીંથી જશે, ઘોઘામાં ઉતરશે. અગાઉ જે મનસુખભાઈએ વાત કરી કે ગુજરાતનો આ સાગરકાંઠો, એની જાઓ જલાલી દુનિયાભરમાં આ સાગરકાંઠાને કારણે ત્યાંથી આપણે દુનિયાભરમાં વેપાર ઉદ્યોગ કરતા હતા. ગુજરાત એ વ્યાપારી સ્ટેટ છે. ગુજરાતના વ્યાપારી સાહસિક છે અને દુનિયા આખામાં ધંધો કરવા માટે એ ઉત્સુક હોય છે. ત્યારે ગુજરાતનો આ દરિયાકાંઠા ઉપરથી ભૂતકાળમાં લંકા હોય, સુમિત્રા હોય, જાવા હોય, આ બધી જગ્યાએ આપણે ધંધો કરતા હતા. અને એમ કહેવાતું કે લંકાની લાડીને ઘોઘાનો વર. આ કહેવત હતી કે લંકાની લાડીને ઘોઘાનો વર. એના મૂળમાં આ દરિયાઈ મુસાફરી અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન એને કારણે ઘોઘા અને લંકા એ જોડાયેલા હતા. આ દિવસો આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સ્વપ્નથી એ દિવસો પાછા આવી રહ્યા છે. અને ત્યારે હું એમ સમજુ છું કે ગુજરાતના પોર્ટોનો વિકાસ, ગુજરાતનો દરિયા કિનારો ધમધમતો બને અને દુનિયાભરનો અહીંથી લોડિંગ અનલોડિંગ થાય અને આ ગુજરાતનો દરિયાકાંઠો એ ભારતનો એક ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા બનશે. અને આવનારા દિવસોમાં આખી દુનિયા સાથે જોડાઈને આપણે ગુજરાતના વિકાસની સાથે ભારતના વિકાસને આગળ વધારશું એવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. ફરી વખત આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ભારત સરકારનો ગુજરાત સરકાર વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માની અને આ રોપેક સર્વિસ, જે રીતે કીધું એમ સી પ્લેન, રોપેક સર્વિસ, આપણે દુનિયાનું સૌથી મોટું સ્ટેચ્યુ, આ બધી વસ્તુ ગિફ્ટ સિટીમાં પણ આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અનેક આપણે કાયદાઓમાંથી મુક્તિ આપીને આ ગિફ્ટ સિટી, ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સિટી એ બનાવવા માટે પણ આપણે જે મદદ મળી રહી છે, ત્યારે હું એમ માનું છું કે દુનિયામાં બેસ્ટ જે વસ્તુ છે એ દુનિયાની બેસ્ટ બધી વસ્તુ એ ગુજરાતમાં આપણે જોઈ શકશું અને એના આધારે આપણે ભવિષ્યનો વિકાસને આગળ વધારીશું. સૌનો આભાર, ધન્યવાદ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ભારત માતા કી જય. धन्यवाद सर. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी के शुरू होने से खंबात के अखात के दोनों तरफ हर्ष की लहर है. आज हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जो इस अवसर पर आपसे अपनी खुशी, अपनी आशाएं, अपनी आकांक्षाएं साझा करना चाहते हैं. समय की मर्यादा के कारण हम सब लोगों को तो आपसे नहीं जोड़ पा रहे हैं. आपकी अनुमति से मैं इनसे आपकी बात कराना चाहता हूं. सबसे पहले हम घोघा से श्री जेम भाई गोहिल जी से जुड़ रहे हैं. ये किसान हैं. जेम भाई,
જેમ ભાઈ તમારો અવાજ બરાબર નથી આવતો. મારું ગામ જૂના ભાદર તાલુકો હા જેમ ભાઈ હવે જેસર બરાબર જિલ્લો ભાવનગર. સંભળાણું. હા હવે મારી ઉંમર છે 52 વર્ષ અને ધંધો ખેતી અને ભણ્યો છું 3 ચોપડી. હવે ખેતીમાં શાકભાજી અને ફળાવ છે એ તો ભાવનગર અને જુનાગઢ એ સપ્લાય થઈ જાય. બાકી રહ્યું શાકભાજી રીંગણા. તો રીંગણા અમે 1987 થી સુરત સપ્લાય કરીએ. તો સુરત પહેલા જતા 1987 માં 17-18 કલાક તક. હવે પછીથી 95 પછીથી 12-13 કલાક લાગે છે અને એમાં ટ્રાફિક આવી જાય તો બીજે દિવસે વારો આવે. હવે અમારા માટે ખુશીના સમાચાર તો એ છે કે જે દરિયાઈ માર્ગે અમને જે લાભ મળશે, રોજની 10 થી 12 ગાડી અમારી સુરત રીંગણા જાય અને એટલા રીંગણા જાય છે કે 4 થી 5 જાતના જાય પાછા. પછી દરિયાઈ માર્ગે અમને એવો લાભ થશે કે ડીઝલ બચશે, ટાયર ગાડીના બચશે, ડ્રાઈવરને આરામ મળશે અને વહેલી તકે અમારું શાકભાજી માર્કેટમાં પહોંચે એટલે સારો ભાવ મળશે. બીજું અમને સાહેબ એ ખ્યાલ નહોતો, બીજાને તો લાભ થશે, અમને તો પૂરેપૂરો લાભ થશે કે દરિયાઈ માર્ગે અમારું શાકભાજી જે એસી કન્ટેનરમાં જાય તો તાજું ને તાજું રહેશે એટલે સારામાં સારો અમને ભાવ મળશે. એથી ઓલા દરિયા કાંઠે રસ્તે જતા અમે તો એ રસ્તે ખાડા એટલા આવતા, ધુવાડો એટલો આવતો કે ફેફસા ખરાબ થઈ જતા, લાઇટો એટલી આવતી તો આંખો ખરાબ થતી, રિટર્ન ડ્રાઈવરને પાછું આવવું હોય તો ઝોકા ખાતો આવતો. એના માટે અમને આ સારામાં સારો ફાયદો અને એ ફાયદા માટે નરેન્દ્રભાઈ, વિજયભાઈ રૂપાણી કે મનસુખભાઈ માંડવિયા ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. અમે એટલું બધું વિસ્તારથી કહી દીધું જેઠાભાઈ કે મને લાગે છે કે આ નવી વ્યવસ્થાથી કેટલા પ્રકારના લાભ મળે છે, સરળતા કેટલી આવે છે, બધા વિશે તમે એક સાથે સમજાવી દીધા. હું માનું છું કે આખા કાર્યક્રમનો કોઠાસૂઝથી માણસ, આપણે એમ કહ્યું કે આપ 3 ચોપડી ભણેલા છો અને ખેતીનું કામ કરો છો, છતાં પણ આખું એનું અર્થશાસ્ત્ર, આખું એનું વિજ્ઞાન, જલમાર્ગ, રોડ માર્ગ, આ બધું તમે સમજાવી દીધું. મને લાગે છે કે ગુજરાતના ખેડૂતની આ જે વિશેષતા છે, પરિવર્તનશીલ છે, નવી ચીજો બહુ આસાનીથી સ્વીકારે છે અને સુરતવાળાને ખબર પડે કે આ કાઠિયાવાડથી આવ્યું છે એટલે તમારે સાહેબ 2 હાથે રૂપિયા ધરીને લેવા તૈયાર થઈ જશે. તો તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ સારું તમારી પ્રગતિ થાય અને પર્યાવરણની પણ રક્ષા થાય. अन्य कौन बात करसे? होगा में से ही आसिफ भाई सोलंकी जी जुड़ रहे हैं. इनका ट्रांसपोर्ट बिजनेस है सर और ये भावनगर से सूरत और मुंबई आते जाते रहते हैं. आसिफ भाई जी. नमस्कार सर. आसिफ भाई नमस्ते. नमस्ते नमस्ते सर जी. कहाँ के मेरा हो नाम आप? आसिफ भाई. हाँ जी, कहाँ से रहने वाले? मैं भावनगर गुजरात से हूँ सर. मेरा ट्रांसपोर्ट आप का काम है गुजराती सर. बोलेंगे तो चलेगा. चलेगा. ठीक है सर, ठीक है सर. સર મારું નામ આસિફ સોલંકી છે. હું ભાવનગર ગુજરાતનો છું. એ ભાવનગરથી સુરત, વાપી, મુંબઈ અમારી ટ્રક ચાલે છે અને એમાં એક્સપોર્ટનો સામાન હોય છે, બીજા નંબરમાં પાવડર હોય છે, મશીનરી પાર્ટ હોય છે, આ બધું વગેરે વગેરે અમે સામાન ત્યાંથી લઈને જાય છીએ. ને આ રોરો ફેરી સર્વિસ થવાથી અમને, અમારા ડ્રાઈવરને અમને બહુ જ ફાયદો છે. પહેલું તો અમારા ડ્રાઈવરને 5-1 કલાક આરામ મળશે. બીજું અમારા માટે રોડનું ટ્રાફિક જામની સમસ્યા નીલ થઈ જશે. બીજા નંબરમાં અમારા 15 થી 20 લીટર ડીઝલની બચત થશે ને એક્સિડન્ટનો ભય નહીં રહી ને ટોલ બચશે. સમય બચશે, તમારા વાહનનો હવે ડબલ ઉપયોગ થશે એટલે તમારી તો આખી ઇકોનોમી જ બદલાઈ જશે. વેરન્ટ જ બચશે સર. હા, તો નવા ટ્રક બક લેવાનો વિચાર કરો છો કે નથી કરતા? હવે સાચું બોલો ને, કોઈ ઇન્કમ ટેક્સ વાળો નહીં આવે આસિફભાઈ, બોલો ને.
એમને પણ ફાયદો જ છે રીંગણામાં. હે એમને ફાયદો જ છે રીંગણામાં ને અમારે ચક્કરે ફાયદો છે. કુલ કેટલા આવા ડ્રાઈવર જવામાં. રાખ્યા છે? કેટલા ડ્રાઈવર રાખ્યા છે? ડ્રાઈવર હા ડ્રાઈવર મારે 8 છે સાહેબ. 8 છે. અને ટ્રક કેટલી હાજી. છે? 6. તો આવું ચાલતું હશે સાહેબ 12 ડ્રાઈવર રાખવા જોઈએ. નહીં સર, કોઈ કોઈમાં ડબલ એક ડ્રાઈવર ડ્રાઈવર જાય છે. પાસે આટલું બધું કામ ચાલતું હશે હમ, પછી હમ, એની હમ. તબિયત બગડી જ જાય ને. નહીં સર, એ માટે તો અમારે આ રોરો ફેરી સર્વિસ છે ને. હવે આભાર, હવે આવીશ તમારો ભાઈ. આજે તમે ચાલુ કર્યો છે એ માટે અમારે જ ફાયદો છે સર. ડ્રાઈવરને આરામ ઘણી વાર શું અકસ્માતનું એક કારણ આ હોય છે હમ, હમ, હમ. ડ્રાઈવરને જેટલો આરામ મળવો જોઈએ એટલે નથી આપતા. ખેંચાવતા હોઈએ, કામ ખેંચાવતા હોઈએ અને હા, સવારે હા, 4-5 વાગે આંખ ઢળી જાય તો એ બધું ગાય. બધા પૈસા તમારા બચાયેલા નકામા થઈ જાય. હમ, 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 હમ. તો આટલું કરશો? સર હવે હાજી. ચાલો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને ખૂબ પ્રગતિ કરો આસિફભાઈ. ઓકે સર, તો અમારો ખૂબ ખૂબ આભાર સર. નમસ્કાર. જય નમસ્તે. હિન્દ. सर अब हजीरा से भी कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं सर। उनमें सर सबसे पहले बात कराता हूं सर श्री नंदलाल जी से। ये सर कृषि पैदावार का भी व्यवसाय करते हैं और डायमंड ब्रोकर भी हैं सर। हेलो, नंदलाल जी बात करिए। नमस्ते मोदी सर। નંદલાલજી નમસ્તે. નમસ્તે સર. અમારું વર્ષોથી હજીરા ઘોઘાનું સપનું હતું અને આજ સાકાર થવા જઈ રહ્યું છે. હું ડાયમંડ બ્રોકર છું અને ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલો ખેતીવાડી કરું છું અને મારે વારે વારે અવારનવાર જવાનું થતું હોય છે સૌરાષ્ટ્ર. અને આ રોરો ફેરીથી અમે વન ડેમાં એક જ દિવસમાં અમારું કામ કરી અને પાછા અમારા હીરાના ધંધા સાથે જોઈન્ટ થઈ જઈશું. એનાથી અમને ઘણો બધો ફાયદો થવાનો છે. આ રોરો ફેરી અમે વર્ષોથી અમારી માંગણી હતી. મનસુખભાઈને અમે વારે વારે લેટર પણ લખેલા હતા. અમારા કુમારભાઈ કાનાણી, પ્રવીણભાઈ ઘોઘારીને રજૂઆત કરી હતી. તો આ વિજયભાઈ, મનસુખભાઈ અને આપનો, મોદી સાહેબ, આપનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે આ સેવા અમારા પબ્લિકને અમે પ્રોવાઈડ કરી છે. એની માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને આવતા દિવસોમાં સુરતથી સૌરાષ્ટ્રની અવરજવર પણ વધી જશે. ત્યાંની ખેતીવાડી કરવાની લોકો જશે અને એક વન દિવસમાં જ આવવાનો છે. તો લઘુ ઉદ્યોગો પણ ત્યાં ડેવલપ થવાના છે. હીરાના કારખાના થાય અને ખેતીવાડીનો અમે જે વસ્તુ નથી પકાવતા એ હવે શાકભાજી કે બીજી કોઈ પકવી અને અહીંયા લાવશું. સમયના હિસાબે અમે નહોતા પકવી શકતા, શોર્ટ ટાઈમમાં આવશે. એનાથી ઘણો બધો ફાયદો થવાનો છે. ચાલો નંદલાલભાઈ, તમને અને તમારા બધા સાથીઓને તમે તો બહુ કમાલ કરી છે. સુરત આવો તો હીરા અને ભાવનગર આવો તો હળ. એક બાજુ હળ ચલાવવાનું, બીજી બાજુ હીરા ચમકાવાના. સાહેબ, અમે તમને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ને ત્યારે તમને મેં સાંભળ્યા છે રૂબરૂ. અને તમે એવું કીધું હતું કે હીરા સાથે બીજો પણ ધંધો ડેવલપ કરજો. એને અમે લક્ષ્યમાં લીધેલું છે. ચલીએ, અને સાહેબ, મારી વાત તમે યાદ રાખી અને બધા લાગુ કરીએ. બધા અભિનંદન. ઓકે, थैंक यू भैया. सर अब गिरीश भाई वाघेला जी हैं सर। ये हीरा उद्योग में रत्न कलाकार हैं सर। ये हजीरा से ही जुड़ रहे हैं सर। साहब नमस्ते. नमस्ते साहब. हाँ गिरीशभाई. હા, હું સાહેબ હીરા ઘસું છું. ક્યાંના છો? 15 વર્ષથી. હે? ક્યાંના વતની? 15 વર્ષ. આ વતની પાલીતાણા તાલુકાનું ગણધોળ ગામ. અચ્છા. ગણધોળ ગામનો હું વતની છું. 15 વર્ષથી હીરા ઘઉં છું. અને આ પરેશાની બહુ થતી બસમાં જવાની. આ અમારી માટે બહુ ફાયદો થશે નાના માણસ માટે. હવે હજારો કારીગર છે. ખેડૂતના દીકરાને હે ની પરેશાની, એ તો ટ્રકમાં જતો રહે, ટ્રેક્ટરમાં જતો પણ રહે. ખેતી સાહેબ થોડી હોય ને. એટલે મારા પિતાજી છે ને, મમ્મી એક છે તો જવું પડે. એક નકરી ખેતીમાં કાંઈ થાય નહીં. પણ હવે હીરા હીરામાં પડી ગયા તો પછી જરા મહેનત કરવાનું મન નહીં થતું હોય. હવે મહેનત તો બે જગ્યાએ કરવી પડે ને સાહેબ. પણ હીરામાં તો એ ચાલે કમાઈ નકર હાલ. જાય. હવે ખેતરમાં જવું પડે ને બધું કઈ ગમતું નહીં હોય. હા. સારું સાહેબ, નમસ્તે. આવું કર્યું એકદમ. હે? ના જાવું નથી. ભલે ભલે બેસો. सर अब सुश्री भक्ति स्नेहल शाह जी हैं सर। ये एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर हैं सर। ये भी हजीरा में ही हैं सर हमारे साथ।
નમસ્તે સર. નમસ્તે. ભક્તિબેન શું ભણ્યા છો? મેં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે સર. ક્યાંના છો? રહેવાના ક્યાંના છો? સુરતી જ છો કે સુરત? સુરતી જ છો? સુરતમાં જ રહે. હા, સોરી. મેં કહ્યું સુરતી હા છો? સુરતી જ છું સર. હા સર સુરતી તો છું. તમારા ડિઝાઇન ને આને શું લેવા દે ફેરી સર્વિસ ને? હા એ તો છે. હમણાં હું બિઝનેસના પર્પઝથી નહીં, પણ જેમ કે હું જૈન છું અને પાલીતાણા છે તે અમારું તીર્થ સ્થાન છે જ્યાં અમે ઘડી ઘડીએ દર્શન માટે જતા હોઈએ છીએ. તો જેમ કે આ ઘોઘા અને હઝીરાની જે સર્વિસ ચાલુ થશે એનાથી અમે સુરતના જૈનોને ઘણો ફાયદો થશે. જેમ કે અમારે હમણાં વર્ષમાં 1 કે 2 વાર જઈ શકતા હતા, એની જગ્યાએ અમે દર્શન કરવા વારંવાર જઈ શકશું. અને આ સર્વિસ એટલી ઇઝી છે કે જેમ કે હું પોતે ડ્રાઈવ કરીને મારી મમ્મીને કે કોઈને પણ લઈ જવું હોય તો હું જાતે જઈ શકું છું. મારે કોઈના પર હવે આધાર નથી રાખવો પડતો આમાં. વાહ ભક્તિબેન, તમે તમારા નામ પ્રમાણે ગુણ છે તમને. થેન્ક યુ સર. પાલીતાણાની ભક્તિ. રેગ્યુલર જાઓ છો પાલીતાણા? પૂરા ઉપર ચઢાઈ કરો છો કે નથી કરતા? હા સર, હું કરું છું. અમે નાની હતી ત્યારથી મારા મમ્મી પપ્પા મને દર વર્ષે લઈ જાય છે ત્યાં. ચલીએ, બહુ સરસ. અને મને લાગે છે કે જૈન સમાજના લોકોને તો ઘણો આનંદ થશે. હવે તો તમને 2 લાભ છે. તમે જો જુનાગઢ જાઓ તો જે વૃદ્ધ લોકો ગિરનારની નહોતા જઈ શકતા, ખાસ કરીને દિગંબર, એમના માટે હવે બહુ સહેલું થઈ ગયું રોપવેના કારણે. ગિરનારની યાત્રા, જે ગિરનારમાં અંબાજીના ભક્તો છે એમના માટે પણ હવે રોપવેની યાત્રા સરળ થઈ ગઈ. અને બીજી બાજુ પાલીતાણા જનારા જે લોકો છે, હવે તો મુંબઈથી પણ રેગ્યુલર જે પાલીતાણા આવે છે, મને 100% લાગે છે કે હવે એ લોકો હજીરા આવશે ને હજીરાથી પછી આમાં થઈને પછી પાલીતાણા જશે. જી સર, જરૂર. ચાલો, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન તમને બધાને. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. सर जुड़ना तो और भी कई लोग चाहते थे सर, मगर कार्यक्रम में समय की मर्यादा है सर, तो हम इन 5 लोगों को ही जोड़ सके. सर मैं अब आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया हजीरा पोर्ट में रोपैक्स टर्मिनल का डिजिटली उद्घाटन करने की कृपा करें. तत्पश्चात इस परियोजना से संबंधित जानकारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन एवं हजीरा से घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सर्विस का फ्लैग ऑफ. जल से है संस्कृति और संस्कृति से विकास. हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी बदलेगी इतिहास. गुजरात में सूरत और सौराष्ट्र के संबंध काफी सालों से घनिष्ठ है. सौराष्ट्र के करीब 20 लाख लोगों ने अपने घर, जमीन, परिवार से दूर रहकर सूरत में अपनी व्यावसायिक प्रगति की खोज की है. इसी खोज में वतन से दूरी कम ना हो, इसलिए हमारे देश के विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की बदौलत अब सौराष्ट्र और सूरत जुड़ने जा रहे हैं जल मार्ग से, रोपैक्स फेरी सर्विस से. ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल को छुआ हुआ है. भाइयों और बहनों, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बीच 5000 से ज्यादा गाड़ियां हर रोज इन 2 क्षेत्रों को कनेक्ट करने के लिए सड़कों पर दौड़ती है. यही कनेक्टिविटी सड़क के बजाय समंदर से होगी. रोपैक्स यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ शिपिंग. यह ऐसी शिपिंग फैसिलिटी है जो पहिए वाले वाहनों को जहाज के जरिए लाने ले जाने का कार्य करती है. सूरत का हजीरा बंदर और सौराष्ट्र का घोघा बंदर अब जुड़ेगा रोपैक्स फेरी सर्विस से, जिससे 370 किलोमीटर और 10 से 12 घंटे का सफर अब आपके अपने व्हीकल से ही तय होगा सिर्फ 4 घंटों में. सूरत और सौराष्ट्र के बीच एक साल में अंदाजन 18 लाख से ज्यादा बस और ट्रक का आवागमन होता है. और अब रोपैक्स फेरी के आ जाने से प्रति वर्ष तकरीबन 5 लाख पैसेंजर्स, 80,000 पैसेंजर व्हीकल्स, 50,000 टू व्हीलर्स और 30,000 ट्रक का आवागमन हो पाएगा. और प्रतिदिन 3 ट्रिप के जरिए देश का करीब 33 लाख लीटर तक फ्यूल बच पाएगा. और इसी के साथ इस फेरी सर्विस से सौराष्ट्र के समुद्री तट के व्यापार उद्योग जैसे कि री रोलिंग मिल, सीमेंट उद्योग, लोह उद्योग,
शिप रिसाइकलिंग एवं फूड प्रोसेसिंग जैसे व्यापार के रो और फिनिश्ड मार्केट का लॉजिस्टिक खर्च कम होगा, जिसके कारण व्यापार को मिलेगी एक नई उड़ान। दोनों क्षेत्रों का अंतर घटेगा और विकास बढ़ेगा। सौराष्ट्र के समुद्र तट के व्यवसाय का लाभ मिलेगा सूरत को, और सूरत एवं मुंबई जैसे महानगर जुड़ेंगे सौराष्ट्र से, जिससे बढ़ेंगे रोजगार के नए अवसर। सूरत में स्थित सौराष्ट्र के लोगों की दुआएं देगी एक नए भारत को आकार। આ સુરતી લાલાને છોકરાઓનો જન્મદિવસ મનાવવો હોય તો હવે આ ફેરી સર્વિસો બુક કરાવીને જન્મદિવસ પણ ત્યાં સમુદ્રની વચ્ચે જઈને ઉજવી શકાય। सूरत और सौराष्ट्र को जोड़ता यह मिलन सागर से पहियों का है। यह मिलन राष्ट्र विकास की साक्षी ऐसी आने वाली सदियों का है। धन्यवाद सर। जिनकी कल्पना आज हजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सेवा के रूप में साकार हो रही है, जिनके नेतृत्व में देश तेजी से विकास और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ओजस्वी वाणी सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। किसी एक प्रोजेक्ट के शुरू होने से कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ती है और साथ साथ ईज ऑफ लिविंग भी कैसे बढ़ती है, इसका ये उत्तम उदाहरण है। अभी मुझे जिन 4-5 भाई बहनों से बात करने का मौका मिला और वो अपने अनुभव को जिस प्रकार से बयां करते थे, चाहे वो तीर्थ यात्रा की कल्पना हो, चाहे व्हीकल को कम से कम नुकसान होने की चर्चा हो, चाहे समय बचाने की चर्चा हो, चाहे खेती में जो उत्पादन होता है उसकी बर्बादी को बचाने का विषय हो, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल सूरत जैसे मार्केट तक पहुंचाने का, इतने बढ़िया तरीके से सभी साथियों ने एक प्रकार से इसके जितने आयाम है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया और उसके कारण व्यापार में जो सुविधा बढ़ेगी, बहुत सारी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही खुशी का माहौल है। व्यापारी, कारोबारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी को इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ होने वाला है। जब अपनों के बीच की दुनिया कम होती है तो मन को भी बहुत संतोष मिलता है। आज एक तरह से गुजरात के लोगों को दीपावली के त्योहार का ये बहुत बड़ा उपहार भी मिल रहा है। खुशी के इस अवसर पर उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, केंद्र सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के साथी भाई मनसुख भाई मांडविया जी, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल जी, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि और अलग अलग स्थान पर विशाल संख्या में इकट्ठे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज घोघा और हजीरा के बीच रोपैक्स सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का वर्षों का सपना पूरा हुआ है।
वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। हजीरा में आज नए टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया है। भावनगर और सूरत के बीच स्थापित हुए इस नए समुद्री संपर्क के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, इस सेवा से घोघा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते तरफ 90 किलोमीटर रह जाएगी। यानी जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में सिर्फ 3-4 घंटे ही लगा करेंगे। ये समय तो बचाएगा ही, आपका खर्च भी कम होगा। इसके अलावा सड़क से जो ट्रैफिक कम होगा, वो प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा। जैसा यहां अभी बताया गया, साल भर में, यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, साल भर में करीब 80,000 यात्री, यानी 80,000 यात्री गाड़ियां, कार, करीब करीब 30,000 ट्रक इस नई सेवा का लाभ ले सकेंगे। सोचिए कितना ज्यादा पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के एक बड़े व्यापारिक सेंटर के साथ सौराष्ट्र की ये कनेक्टिविटी इस क्षेत्र के जीवन को बदलने वाली है। अब सौराष्ट्र के किसानों और पशुपालकों को फल, सब्जी और दूध सूरत पहुंचाने में ज्यादा आसानी होगी। सड़क के रास्ते पहले फल, सब्जी, दूध जैसी चीजें इतना लंबा समय होने के कारण और ट्रक के अंदर उठापटक रहती हैं, तो काफी कुछ नुकसान भी होता है। खास करके सब्जी को, फलों को काफी नुकसान होता है। ये सब बंद हो जाएगा। अब समंदर के रास्ते पशुपालकों और किसानों के उत्पाद और तेजी से, ज्यादा सुरक्षित तरीके से बाजार तक पहुंच पाएंगे। इसी तरह सूरत में व्यापार कारोबार करने वाले साथियों और श्रमिक साथियों के लिए भी आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। साथियों, गुजरात में रोपैक्स फेरी सेवा ऐसी सुविधाओं का विकास करने में बहुत लोगों का श्रम लगा है। ये ऐसे आसानी से नहीं हुआ है। इसको करने में कई कठिनाइयां आई, रास्ते में कई चुनौतियां आई। इन प्रोजेक्ट के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं और उसके कारण मुझे उन सभी समस्याओं की बहुत जानकारियां हैं। कैसी कैसी मुसीबतों से रास्ते निकालने पड़ते थे। कभी कभी तो लगता था ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए नया अनुभव था गुजरात में तो। और मैंने इन सारी चीजों को देखा है और इसलिए इसके लिए जो मेहनत की है, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। उन तमाम इंजीनियर्स का, श्रमिकों का मैं आज विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जो हिम्मत के साथ डटे रहे और आज इस सपने को साकार करके दिखा दे रहे हैं। आज वो परिश्रम, वो हिम्मत
लाखों गुजरातियों के लिए नई सुविधा लेकर आई है, नए अवसर लेकर के आई है। साथियों, गुजरात के पास समुद्री व्यापार कारोबार की एक समृद्ध विरासत रही है। अभी मनसुख भाई सैकड़ों हजारों साल की तवारीख बता रहे थे कि कैसे कैसे हम सामुद्रिक व्यापार से जुड़े हुए थे। गुजरात ने जिस तरह बीते 2 दशकों में अपने समुद्री सामर्थ्य को समझते हुए पोर्ट लेड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है, वो हर गुजराती के लिए गौरव का विषय है। इस दौरान गुजरात के कोस्टल इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के दूसरे प्रोजेक्टों पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य में शिप बिल्डिंग पॉलिसी बनाना हो, शिप बिल्डिंग पार्क बनाना हो या स्पेशलाइज्ड टर्मिनल का निर्माण, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। जैसे दहेज में सॉलिड कार्गो, केमिकल और एलएनजी टर्मिनल और मुद्रा में कोल टर्मिनल, इसके साथ ही वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ग्राउंड ब्रेकिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी हमने पूरी तरह बढ़ावा दिया। ऐसे ही प्रयासों से गुजरात के पोर्ट सेक्टर को नई दिशा मिली है। साथियों, सिर्फ पोर्ट में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं, बल्कि उन पोर्ट्स के आसपास रहने वाले साथियों का जीवन भी आसान हो, इसके लिए भी काम किया गया है। कोस्टल एरिया का पूरा इकोसिस्टम ही आधुनिक हो, उस पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया है। चाहे वो सागर खेड़ू जैसी हमारी मिशन मोड योजना हो या फिर शिपिंग इंडस्ट्री के स्थानीय युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें रोजगार देना हो, गुजरात में पोर्ट लेड डेवलपमेंट का दायरा बहुत बड़ा रहा है। सरकार ने कोस्टल एरिया में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया। साथियों, ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि गुजरात आज एक प्रकार से भारत के समुद्री द्वार के रूप में स्थापित हुआ है, गेटवे बन रहा है, गेटवे ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बीते 2 दशकों में पारंपरिक बंदरगाह संचालन से निकलकर एकीकृत कॉम्प्रिहेंसिव का एक अनूठा मॉडल गुजरात में लागू किया गया है। ये मॉडल आज एक बेंचमार्क के रूप में विकसित हुआ है। आज मुद्रा भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बंदरगाह और सिक्का सबसे बड़ा बंदी बंदरगाह है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि गुजरात के बंदरगाह देश के प्रमुख समुद्री केंद्रों के रूप में उभरे हैं। पिछले वर्ष देश के कुल समुद्री व्यापार में से 40% से ज्यादा की हिस्सेदारी गुजरात के बंदरगाहों की रही है। ये शायद गुजरात के लोगों को भी आज मैं पहली बार बता रहा हूं। साथियों, आज गुजरात में समुद्री कारोबार से उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैपेसिटी बिल्डिंग पर तेजी से काम चल रहा है। जैसे गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर,
गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल, ऐसी अनेक सुविधाएं गुजरात में तैयार हो रही है। गिफ्ट सिटी में बनने वाला गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर बंदरगाहों से लेकर सी बेस्ड लॉजिस्टिक को एड्रेस करने वाला एक समर्पित तंत्र होगा। ये क्लस्टर एक प्रकार से सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच के सहयोग को बल देगा। इससे इस सेक्टर में वैल्यू एडिशन में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, बीते वर्षों में दहेज में भारत का पहला रासायनिक टर्मिनल बना, पहला एलएनजी टर्मिनल बना। अब भावनगर पोर्ट पर दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित होने जा रहा है। सीएनजी टर्मिनल के अलावा भावनगर बंदरगाह पर रोरो टर्मिनल, लिक्विड कार्गो टर्मिनल और कंटेनर टर्मिनल जैसी सुविधाएं भी तैयार की जा रही है। इन नए टर्मिनलों के जुड़ने से भावनगर बंदरगाह की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। साथियों, सरकार का प्रयास घोघा दहेज के बीच फेरी सर्विस को भी जल्द से फिर शुरू करने का है। इस प्रोजेक्ट के सामने प्रकृति से जुड़ी अनेक चुनौतियां सामने आके खड़ी हुई है। उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है घोघा और दहेज के लोग जल्द ही इस सुविधा का लाभ फिर ले पाएंगे। साथियों, समुद्री व्यापार कारोबार के लिए एक्सपर्ट तैयार हो, एक ट्रेंड मैन पावर हो, इसके लिए गुजरात में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा सेंटर है। इस सेक्टर से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाला ये देश का पहला संस्थान है। आज यहां समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कानूनी की पढ़ाई से लेकर मैरीटाइम मैनेजमेंट, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, उसमें भी एमबीए तक की सुविधा मौजूद है। यूनिवर्सिटी के अलावा लोथल में, जिसका अभी मनसुख भाई ने थोड़ा उल्लेख किया था, लोथल में देश की समुद्री विरासत को संजोने वाला पहला नेशनल म्यूजियम बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। साथियों, आज की रोपैक्स फेरी सेवा हो या फिर कुछ दिन पहले शुरू की हुई सी प्लेन जैसी सुविधा, इससे वाटर रिसोर्सेज बेस्ड इकोनॉमी को बहुत गति मिल रही है। और आप देखिए, जल, थल, नभ, तीनों में इन दिनों गुजरात ने बहुत बड़ा जंप लगाया है। कुछ दिन पहले मुझे मौका मिला गिरनार में रोपवे के लोकार्पण का। वो टूरिज्म को भी बल देगा, यात्रियों को सुविधा बढ़ाएगा और नभ में जाने का एक नया रास्ता देगा। उसके बाद मुझे सी प्लेन का मौका मिला, एक जगह से पानी से उड़ना, दूसरी जगह पे पानी में उतरना, और आज समुद्र के अंदर पानी के माध्यम से प्रवास करना। यानी एक साथ कितने प्रकार की गति बढ़ने वाली है, इसका आप भली भांति अंदाज लगा सकते हैं। साथियों, जब समंदर की बात आती है, पानी की बात आती है, तो इसका विस्तार मछली से जुड़े व्यापार कारोबार से लेकर सीवीड की खेती से लेकर वाटर ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म तक है। बीते वर्षों में
देश में ब्लू इकोनॉमी को सशक्त करने के लिए भी गंभीर प्रयास किए गए। पहले ओशन इकोनॉमी की बात होती थी और आज हम ब्लू इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं। साथियों, समुद्री किनारे के पूरे इकोसिस्टम को और मछुआरे साथियों की मदद के लिए भी बीते वर्षों में अनेक योजनाएं बनाई गई। चाहे आधुनिक ट्रॉलर्स के लिए मछुआरों को आर्थिक मदद हो या फिर मौसम और समुद्री रास्तों की सही जानकारी देने वाली नेविगेशन सिस्टम हो, मछुआरों की सुरक्षा और समृद्धि ये हमारी प्राथमिकता है। हाल में मछली से जुड़े व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत आने वाले वर्षों में फिशरीज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ गुजरात के लाखों मछुआरे परिवारों को होगा, देश की ब्लू इकोनॉमी को होगा। साथियों, आज देश भर की समुद्री सीमा में पोर्ट्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है और नए पोर्ट्स का भी निर्माण तेजी से चल रहा है। देश के पास करीब 21,000 किलोमीटर का जो जलमार्ग है, वो देश के विकास में अधिक से अधिक कैसे काम आए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत आज देश भर में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। लाखों करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट्स में से अनेक पूरे भी हो चुके हैं। साथियों, समुद्री जलमार्ग हो या फिर नदी जलमार्ग, भारत के पास संसाधन भी रहे हैं और एक्सपर्टाइज की भी कोई कमी नहीं रही। ये भी तय है कि जलमार्ग से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सड़क और रेल मार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता है और पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है। फिर भी इस दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2014 के बाद ही काम हो पाया है। ये नदियां, ये समंदर, ये मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं आया है, ये था, लेकिन वो दृष्टि नहीं थी जो 2014 के बाद आज देश अनुभव कर रहा है। आज देश भर की नदियों में जो इनलैंड वाटरवेज पर काम चल रहा है, उससे कई लैंडलॉक राज्यों को समंदर से जोड़ा जा रहा है। आज बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में अपनी क्षमताओं को हम अभूतपूर्व रूप से विकसित कर रहे हैं। देश का समुद्री हिस्सा आत्मनिर्भर भारत का एक अहम हिस्सा बनकर उभरे, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। सरकार के इन प्रयासों को गति देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का भी नाम बदला जा रहा है। अब ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के नाम से जाना जाएगा। उसका विस्तार किया जा रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादातर जगहों पर शिपिंग मंत्रालय ही पोर्ट्स और वाटरवेज का भी दायित्व संभालता है। भारत में शिपिंग मंत्रालय पोर्ट्स और वाटरवेज से जुड़ी काफी कार्यों को करता रहा है। अब नाम में अधिक स्पष्टता आने से काम में भी अधिक स्पष्टता आ जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत में ब्लू इकोनॉमी की हिस्सेदारी को
मजबूत करने के लिए समुद्र से जुड़े लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना बहुत जरूरत है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पर लॉजिस्टिक्स पर होने वाले खर्च का प्रभाव ज्यादा है। यानी सामान को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने पर दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश में आज भी खर्च ज्यादा होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट से कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स उसको बहुत कम किया जा सकता है। इसलिए हमारा फोकस एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने का है जहां कार्गो की सीमलेस मूवमेंट सुनिश्चित हो सके। आज एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेहतर मैरीटाइम लॉजिस्टिक के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर भी हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही है। साथियों, लॉजिस्टिक्स पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए अब देश मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की दिशा में एक बहुत ही होलिस्टिक व्यू के साथ और दीर्घकालीन सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। कोशिश यह है कि रोड, रेल, एयर और शिपिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आपस में कनेक्टिविटी भी बेहतर हो और उसमें जो साइलोज आते हैं उनको भी दूर किया जा सके। देश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का निर्माण भी किया जा रहा है और देश के भीतर ही नहीं बल्कि अपनी पड़ोसी देशों के साथ भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के विकास के लिए मिलकर काम हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इन तमाम प्रयासों से हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर पाने में सफल हो जाएंगे। लॉजिस्टिक्स की कीमत को काबू में रखने के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं, इन्हीं प्रयासों से अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। साथियों, त्योहारों के इस समय में खरीदारी भी खूब हो रही है। इस खरीदारी के समय मैं जरा सूरत के लोगों से थोड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि उनको तो दुनिया में जाना आने का बड़ा रूटीन होता है। मैं इस खरीदारी के समय वोकल फॉर लोकल, ये वोकल फॉर लोकल का मंत्र भूलना नहीं है। वोकल फॉर लोकल। और मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि दिए खरीद लिए तो मतलब हम आत्मनिर्भर, जी नहीं, हर चीज में ध्यान देना है। वरना इन दिनों सिर्फ दिए को ही, अरे भाई हम भारत का दिया लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर खुद देखोगे अपने शरीर पे, अपने घर में इतनी चीजें बाहर की होगी जो हमारे देश के लोग बनाते हैं, हमारे छोटे छोटे लोग बनाते हैं। हम उनको क्यों अवसर न दें? देश को आगे बढ़ाना है ना दोस्तों, तो उसके लिए हमारे इन छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे कारीगरों को, छोटे छोटे कलाकारों को, गांव की हमारी बहनों को, वे जो चीजें बनाती है, अनेक प्रकार की चीजें बनाती है, एक बार लेकर के देखिए तो सही और गर्व से दुनिया को बताइए ये हमारे गांव के लोगों ने बनाया, हमारे जिले के लोगों ने बनाया, हमारे देश के लोगों ने बनाया। देखिए आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा, दिवाली मनाने का मजा और आएगा। इसलिए वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देश आजादी के 75 साल मनाने वाला है, तब तक ये मंत्र हमारे जीवन का मंत्र बन जाए, हमारे परिवार का मंत्र बन जाए, हमारे घर के हर व्यक्ति के मन ये भाव पैदा हो, इस पर हमारा बल होना चाहिए। और इसलिए ये दिवाली वोकल फॉर लोकल का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। मैं मेरे गुजरात के भाइयों बहनों से जरा हक से भी मांग सकता हूं,
और मुझे पता है कि आप कभी निराश नहीं करोगे। अभी नंदलाल भी बता रहे थे ना कि आपने बहुत पहले मुझे कहा था, मैंने इसको लागू किया। देखिए मुझे कितना संतोष हुआ कि कभी नंदलाल जी को एक बात बताई होगी जो उन्होंने सुनी होगी, उन्होंने आज उसको लागू कर दिया। आप भी सब, मेरे लिए तो हर कोई नंदलाल है। आइए हम मेहनत करें, मेरे देश के गरीबों के लिए कुछ करें, दिवाली मनाएं, उनके घर में भी दिवाली मनाएं, दिया जलाएं, गरीब के घर में भी दिया जलाएं, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को और आगे बढ़ाएं। मुझे विश्वास है कि कोरोना के इस समय में आप सब भी पूरी सावधानी के साथ त्योहारों को मनाएंगे, क्योंकि आपकी रक्षा वो भी देश की ही रक्षा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पूरे देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों को मैं आने वाले दिनों में, धनतेरस हो, दीपावली हो, गुजरात के लिए नया वर्ष आएगा, हर बात के लिए, हर त्योहार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का शुभारंभ किया। साथ ही हजीरा और घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा की हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोपैक्स फेरी सेवा से यात्रा अवधि में कमी आएगी और ढुलाई लागत घट जाएगी। इससे पर्यावरण पर पड़ने वाला असर कम होगा, साथ ही रोजगार और उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।